Welcome dear friends once again, and this is a new video on rural development. And rural development के इस न्यू वीडियो में रिवीजन नोट का रीडिंग किया जाएगा। और इसका पर्पस ये है कि बच्चे समझें कि उनको नोट्स बनाने का कितना महत्व है। कुछ बच्चे जब टीचर्स नोट्स लिखने के लिए बोलते हैं तो नहीं लिखते हैं, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि नोट्स का बनना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा बेहतर यही होता है कि बच्चे खुद से नोट्स बनाएं, लेकिन प्रायः ऐसा होता है कि बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं, सही समय से सबमिट नहीं करते हैं वर्क, और टीचर परेशान होकर बच्चों को छोड़ देता है या उनको कुछ नोट्स दे देता है कुछ कंप्लीट करने के लिए। लेकिन तब एक स्ट्रेटजी मैंने बताई कि जब मैंने बच्चे नोट्स नहीं बना रहे थे मेरी क्लास में, तो मैंने उनको क्या किया, नोट्स देना शुरू किया और ख़ुद डिक्टेशन बोलता हूँ। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि बच्चों की राइटिंग स्पीड में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया। और बच्चे जो घर पर नोट्स बनाना नहीं चाहते हैं मजबूर में से ही, ठीक है, हमारे लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट हो गया कि समझाना भी है, नोट्स भी देना है, तो उसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाता है। लेकिन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी था कि हम बच्चों को नोट्स दें ताकि उनको उनकी जो राइटिंग हैबिट्स है वो कम न हो। तो ये हमारे पास अभी रिवीजन जो है की पॉइंट्स का रिवीजन करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। तो ग्रामीण जीवन के सभी एस्पेक्ट्स को लगातार और संपूर्णता के साथ उनके जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति में जो बदलाव लाने का जो प्रयास किया जाता है उसी को हम रूरल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उसकी क्या प्रोसेस है। पहला लिखा है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मानव विकास ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, के लिए खाद का काम करता है, और बिना मानव विकास के कोई भी संसाधन का सदुपयोग नहीं हो सकता है। इसलिए डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस अंडर रूरल डेवलपमेंट। सेकेंड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, सपोर्टिंग इस्टेब्लिशमेंट्स बाय गवर्नमेंट, सोसाइटी, इनके द्वारा भी कहा जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्लैक बोर्ड, बिल्डिंग और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे टेबल हैं बच्चों के लिए बैठने के लिए, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा माना जाएगा। उसी तरह हेल्थ केयर अगर सेक्टर में देखें तो हेल्थ केयर सेक्टर में हम पाते हैं कि डॉक्टर्स और जो मेडिसिन की जो फैसिलिटीज़ होती हैं, ऑपरेशन थिएटर, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बन जाते हैं। इसी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की हमने बात की, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट की बात की। अगर हम पॉलिटिकल फ्रंट पर बात करें तो जो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्थापित जो संस्थाएं हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी। थर्ड पॉइंट हमारा लैंड रिफॉर्म्स। थोड़ा सा रात हो गया है, थोड़ा सा हल्का सा नींद की तरह रहा। चलिए, तो लैंड रिफॉर्म्स, इट इंक्लूड्स एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन लैंड रिलेशंस, प्रोवाइडिंग लैंड टू द टीलर। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स मतलब ज़मीन के क्षेत्र में जो सुधार किए गए कि जो खेती करता है उसी को मालिकाना हक मिले, उस पर मालिक बन जाए वो, जिससे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में सकारात्मक परिवर्तन हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग स्टेप्स फॉर ब्रिंगिंग इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशंस ऑफ वीकर सेक्शंस। फिफ्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी टू इन्हांस अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है रूरल क्रेड। ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन timely infusion of rural capital. Rural credit, growth of rural economy depends on timely infusion of rural capital. Next point is sources of rural credit. There are two main sources of rural credit: non-institutional sources and institutional sources.
Sources of rural credit. There are two main sources of rural credit: non-institutional sources and institutional sources. Non-institutional sources or informal sources. These are the traditional sources of agriculture credit in the India. The major non-institutional sources are money lenders, traders, and commission agents, रिलेटिव्स एंड रिच लैंडलॉर्ड्स। अब इनके बारे में बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेज, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और इनफॉर्मल सोर्सेज, ये हम बस हेडिंग याद रखेंगे। और इसके मनी लेंडर जानते हैं, मनी लेंडर्स क्या होता है, क्लास 8 9 से पढ़ते आ रहे हैं। ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, रिलेटिव्स एंड रिच लैंडलॉर्ड्स, तो ये हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और इनफॉर्मल सोर्सेज हैं। इसके बाद है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और फॉर्मल सोर्सेज। जो भी संस्थाएं हैं तो वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आती हैं, जो रजिस्टर्ड होती हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आर कोऑपरेटिव क्रेडिट, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक क्रेडिट, रीजनल रूरल बैंक्स, द गवर्नमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसएचजी बैंक, लिंकेजेस प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस। Problems faced in rural banking: insufficiency, dependence on informal credit system, inadequate coverage of institutional sources, inadequate amount of sanction, less attention to poor or marginal farmers, growing overdues। ये हमारे प्रॉब्लम्स जो है रूरल बैंकिंग के द्वारा फेस किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स असेंबलिंग, storage, processing, transportation, packaging, grading, and distribution of different agricultural commodities across the country। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग is a process that involves the assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading, and distribution of different agricultural commodities across the country। Problem faced by farmers, क्या प्रॉब्लम फार्मर्स के द्वारा फेस किया जाता है? मैनिपुलेशंस बाय बिग ट्रेडर्स, ठीक है, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट, मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। गवर्नमेंट अडॉप्टेड द फॉलोइंग मेजर्स टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। पहला है रेगुलेटेड मार्केट्स। रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है कि ये हमने आंध्र प्रदेश में रायतू बाज़ार देखा था बहुत नज़दीक से। तो रेगुलेटेड मार्केट्स हैव been organized with a view to protect the farmers from the malpractices of sellers and brokers। दूसरा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक रोड्स, रेलवेज, वेयर हाउसेज, गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेजेस एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स। थर्ड पॉइंट है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। द एम इज़ टू रियलाइज फेयर प्राइसेस फॉर फार्मर्स प्रोडक्ट्स। Fourth point is different policy instruments in order to protect farmers, government initiatives following policies। पहला है minimum support price MSP to safeguard farmers' interests। Government fixes MSP of various agricultural products। Maintenance of buffer stocks। Buffer stock is created in the years of surplus production and is used during shortages। थर्ड है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS। इट ऑपरेट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ राशन शॉप्स एंड फेयर प्राइस शॉप्स। फेयर प्राइस शॉप्स ऑफर essential commodities like wheat, rice, kerosene, etc. at a price below the market price to the weaker sections of the society। Emerging alternative marketing channels or origin of farmers market। The concept of farmers market was started to give boost to the small farmers by providing them direct access to the consumers and eliminating the middleman। Second point है alliance with national and multinational companies। Several national and multinational fast food chains are increasingly entering into contracts alliances with the farmers। Agriculture diversification related to change in the cropping pattern or shift of workforce from agriculture to the other allied activities।
Reason for diversification. The need for diversification arises in order to provide supplementary gainful employment and to enable them to earn higher level of income. Benefits of diversification. It reduces risk from agricultural sector and to provide sustainable livelihood options to the rural people. It also provides supplementary gainful employment during the off-season period. Types of diversification. It includes two aspects. Reasons for diversification. The need for diversification arises in order to provide supplementary gainful employment and to enable them to earn higher level of income. Benefits of diversification. It reduces risk from agricultural sector and provides sustainable livelihood options to the rural people. It also provides supplementary gainful employment during the off-season period. Types of diversification. It includes two aspects. Diversification of crop production. It involves a shift from the single cropping system to multiple cropping system. Diversification of productive activities. It involves shift of workforce from agriculture to the other allied activities and non-agriculture sector. Non-farm areas of employment. Some of the important non-farm areas of employment are animal husbandry or livestock farming is that branch of agriculture which is concerned with the breeding, rearing and caring of farm animals. Dairying is that branch of agriculture which involves breeding, raising and utilization of dairy animals for the production of milk and various dairy products processed from it. Fisheries refers to the occupation devoted to the catching, processing or selling of fish and other aquatic animals. Horticulture refers to the science or art of cultivating fruits, vegetables, tuber crops, flowers, medicinal and aromatic plants, spices and plantation crops. Information technology IT refers to that branch of engineering that deals with the use of computers and telecommunications to retrieve and store and transmit informations. Organic farming नेक्स्ट आजकल इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग की. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर that relies on techniques such as crop rotation, green manure, compost and biological pest control. क्रॉप रोटेशन जो हमारा ओल्डेस्ट टेक्निक है, ग्रीन मैन्योर ये भी यूज किया जाता था, कंपोस्ट ये सब सारे मतलब जो ट्रेडिशनल वे ऑफ कल्टीवेशन था, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का हिस्सा बन जाती है. तो क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल ये सब सारी चीज़ें हमारा ओल्ड प्रैक्टिस हुआ करती थी. बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. इकोनॉमिकल फार्मिंग है ये, जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स, प्रोवाइड्स हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस फूड, सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है, सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेन्स सॉइल फर्टिलिटी. चैलेंजेस बिफोर ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? लेस पॉपुलर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, लो यील्ड, शॉर्टर फूड लाइफ, limited choice of crops. Evolution of rural development. Following changes are required for development of rural sector. Stress on diversification, rural and urban linkages, better facilities, more emphasis on sustainable development. अब कुछ important years को ध्यान देते हैं हम. Important dates relevant to this chapter. Nationalization of banks 1969 में 14 बैंकों का किया गया था, फिर 1980 में फिर 6 बैंकों को और किया गया था. ऑपरेशन फ्लड और वाइट रेवोल्यूशन स्टार्टेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB. ऑपरेशन फ्लड और वाइट रेवोल्यूशन स्टार्टेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन टू क्रिएट नेशन वाइड मिल्क ग्रिड 1970s में शुरू किया गया था. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड 12 जुलाई 1982. पीरियड
of Golden Revolution 1991 to 2003. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana was launched by Indian government to ensure access to various financial services like availability of basic savings, bank account, financial literacy, access to credit, insurance and pension. 20th अगस्त 2014। अब कुछ हॉट क्वेश्चंस की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। तो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट with certain objectives. Mention the objectives. The government established the institutional sources with the following objectives: to provide adequate credit to farmers at a cheaper interest rate, to assist small and marginal farmers in raising their agricultural productivity and maximizing their income. Discuss the institutional sources of credit, which is regarded as the apex bank. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) is regarded as the apex bank, which coordinates the functioning of different financial institutions working for expansion of rural credit. Its objective is to promote health and strength of credit institutions. It also provides financial assistance to the non-farm sectors to promote integrated rural development and prosperity of backward rural areas. Discuss the different policy instruments initiated by the government to improve agricultural marketing. Government initiated the following policies: minimum support price (MSP) to safeguard the interest of farmers. Government fixes the minimum support price of agricultural products like wheat, rice, etc. Such a price may be regarded as an offer price at which the government is willing to buy any amount of grains from the farmers. Second point, maintenance of buffer stock. The Food Corporation of India (FCI) purchases wheat and rice at the procurement prices to maintain buffer stock. It helps to ensure regularity in supply and stability in prices. Third, public distribution system (PDS). PDS operates through a network of ration shops and fair price shops which offer essential commodities at a price below the market price to the weaker sections of the society. There are no benefits of a diversification of agricultural activities. Do you agree? No, I don't agree with the given statement. Diversification of agricultural activities into other sectors is essential because of the following reasons: to provide supplementary gainful employment, to enable them to earn higher level of income, to enable rural people to overcome poverty and other troubles. Now next question. Use of chemical fertilizers to compensate food shortage gives good dividends at one time in the form of increased production, but becomes a disaster later in the form of adverse effects on health. How can we overcome this problem? इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है. Use of chemical fertilizers to compensate food shortage gives good dividend at one time. एक मतलब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो प्रयोग था फूड शॉर्टेज के लिए, इसका प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया गया था. इसने कुछ समय तक तो बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट आया क्योंकि उसमें प्रोडक्शन बढ़ गया था, बट बिकम्स अ डिसास्टर. लेकिन अब जो है वो आपदा के रूप में परिणत हो चुका है क्योंकि इसके जो दुष्प्रभाव हैं हेल्थ पर उनको देखने को बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं. How can we overcome this problem? Increasing use of chemical fertilizers makes countries self-dependent in food production, but it deteriorates environment and causes harmful impacts on living beings. This problem can be handled by the promoting organic farming. Organic farming is the process of producing safe and healthy food. Moreover, organic agriculture restores, maintains, and enhances the ecological balance. There is an increasing demand for organically grown food to enhance food safety throughout the world. Discuss the role played by horticulture in the direction of rural development in India. ठीक है, in rural India, horticulture plays a vital role in providing food and nutrition
to the rural population. It also addresses the problem of unemployment, particularly disguised and seasonal unemployment in the villages. Various horticulture activities in in Indian villages have improved the economic conditions of many farmers. Such activities have become a lucrative sources of livelihood for many women in the rural India. The Prime Minister urged to increase the rural income by increasing non-farm activities. Explain how non-farm activities can lead to rise in income of people in rural sector. ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अर्ज किया सबसे कि रूरल इनको बढ़ाने के लिए नॉन फार्म एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर करना है। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जो हैं वो इनकम को बढ़ाने में रूरल सेक्टर में योगदान दे सकती है। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ लाइक एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, हॉर्टिकल्चर, हैंडलूम एट्सेट्रा प्रोवाइड alternative avenues for sustainable livelihood and may rise the level of income as the risk due to fluctuations in production and market prices is generally less. In India, agriculture is mainly a seasonal occupation, and during off seasons, it becomes difficult to find employment and stabilizes farmers' income. So, the the Prime Minister has urged appropriately in the best interest of the farmers of the rural India. Comment upon the following statement. A well-structured rural banking system is important for the development of a nation. Mahatma Gandhi once said that the real progress of India does not mean simply the growth and expansion of industrial urban centers, but mainly the development of villages. Growth of the rural economy depends primarily on infusion of capital. At the time gestation between crop sowing and realization of income after production is quite long. Informal sources of credit exploited small and marginal farmers, leading to a debt trap. Thus, the expansion and promotion of rural banking is important for the development of a nation. Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited (GCMMF), which sells its products under the brand name of Amul, has secured the second position in the world top 300 cooperatives. The ranking is based on the ratio of turnover, gross domestic product (GDP) per capita. GCMMF is India's largest food products marketing organization with annual turnover more than 6.2 billion US dollar. Its daily milk procurement is approx 26.3 million liters per day from 18,600 village milk cooperatives societies, 18 members unions covering 33 districts, and 3.64 million milk producers members. These numbers indicates the trust and improvement of dairy farmers in the cooperatives setup. Question next. Do you think cooperative marketing is beneficial to the farmers? Yes, cooperative marketing is beneficial to the farmers in the following ways. It improves the bargaining power of the farmers as they sell their produce together through one agency. Next point. Cooperative marketing societies help farmers in satisfying their immediate cash requirements by providing them credit. Next, cooperative societies often have storage facilities, so farmers are not in a hurry to sell their products and they can wait for better prices. And last one is facilities of bulk transportation of agriculture produce of farmers is often cheaper and easier. तो ये हमारा हॉट क्वेश्चन की श्रृंखला कम हुई। इसका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। थैंक यू।